नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी आलोचना का विकास पर बातचीत करेंगे, परिचर्चा करेंगे। किस प्रकार से हिंदी आलोचना का विकास हुआ, कितने भागों में ये विभक्त है और किन किन विद्वानों ने आलोचना के विकास में अपना योगदान दिया। तो बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं। हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी गद्य की अन्य विधाओं के साथ ही भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग से हुआ है। इस युग में मुद्रण कला का विकास हुआ, राजनीतिक जागृति आई और पत्र पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलीं। स्कूल कॉलेजों में हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी। अध्यापकों को साहित्य सृजन की नवीन प्रेरणा मिली, जिसके फलस्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गद्य का विकास भारतेंदु युग में हुआ था, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया है। इस प्रकार धीरे धीरे गद्य की तमाम विधाओं का विकास हुआ। गद्य का विकास भी आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का सहायक कारण बना। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव न था। अतः पाठक अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा। इसी से उसमें आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हुई। जब बहुत सारा साहित्य लिखा जाता है, बहुत सारे साहित्य का एकदम से प्रकाशन में आ जाना, तो फिर पाठक कौन सी पुस्तक को पढ़े, कौन सी पुस्तक को ना पढ़े, तो इसमें आलोचना की प्रवृत्ति पैदा होती है पाठक के अंतस में, और वो आलोचना करने लगता है, जिससे अन्य पाठकों के लिए राह सुगम होती है कि वो कौन सी पुस्तक पढ़े और उसकी उपयोगिता साबित करता है वो कि ये पुस्तक सही है अथवा नहीं है। तो आलोचना के आधार पर ही पता चलता है। हिंदी साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने नए आयाम और नए संदर्भ दिए। फलतः आलोचना के पुराने मानदंड अपर्याप्त दिखाई देने लगे और पाश्चात्य समीक्षा साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। आलोचना के प्रारंभिक काल में निंदा स्तुति की अधिकता रही। अब प्रारंभ में कोई भी चीज़ अपरिपक्व होती है। अब जैसे भी कोई नई विधा निकल के आती है तो शुरुआत में कुछ अपरिपक्वता लेके आती है और धीरे धीरे उसका विकास होता है और वो अपनी प्रौढ़ता के आयाम प्राप्त करती है। इसी प्रकार आलोचना में भी निंदा स्तुति ही ज़्यादा रही, मतलब निंदा ज़्यादा हो रही थी और समालोचना कहना उसे अधिक सरल नहीं होगा, सही नहीं होगा, इसलिए निंदा स्तुति कहा गया। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। इसलिए हिंदी आलोचना के विकास में के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए हम उसे तीन भागों में, तीन युगों में बांट सकते हैं। पहला, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना 1850 से 1920 ईस्वी। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना 1920 से 1940 ईस्वी। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना 1940 से आज तक, वर्तमान काल तक। शुक्ल इतने बड़े आलोचना के विद्वान रहे कि उनके आधार पर ही इसके भाग किए जाते हैं, इसके युगों का बंटवारा किया जाता है, उनके नाम पर ही किया जाता है। अब शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की है कि शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी, किंतु पहले भी भक्ति और रीति युग की आलोचना के क्षेत्र में अनेक प्रयास दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को तीन युगों में परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। अब भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। भारतेंदु से पूर्व भक्ति और रीति युग में आलोचना के क्षेत्र में प्रयास हुए हैं। भक्ति काल में भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि वहाँ अलग से काव्य सिद्धांतों की चर्चा प्रायः नहीं हुई है। भक्त कवियों के लिए
काव्य रचना ईश्वर भक्ति का साधन है, इसलिए जहाँ ईश्वर है वहाँ उत्तम काव्य भी है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, भक्ति काल के ये सभी भक्त कवि इसी आदर्श को मानते हैं। यद्यपि तुलसीदास ने सुरसरी सम सब कह हित होई, तथा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न कहकर काव्य के प्रति अपनी सजगता भी प्रकट की है। वैसे इस काल में भक्तों के जीवन विचार भक्ति से परिचित कराने वाले ग्रंथ लिखे जाने लगे थे, जिन्हें वार्ता साहित्य के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व युगीन की बात हो रही है। भक्त कवियों की कविता के संबंध में भी कहीं कहीं विचार हुआ है। काव्य के वर्ण, विषय और शैली संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त काव्य के जनसाधारण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख हुआ है, किंतु इनमें प्रशंसात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया गया है। भक्तमाल में, जो कि नाभादास की थी, भक्तमाल में सूर के संबंध में इसी तरह का विचार प्रकट किया गया है। उक्तिचोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, उक्तिचोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ उद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप रसना पर काशी। ये भक्तमाल के पृष्ठ 161 से लिया गया। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने सूर की भक्ति और कविता पर प्रसंगवश जो कुछ भी कहा है उसमें आलोचना के तत्व निहित हैं। ये भारतेंदु पूर्व आलोचना है, इसलिए उसके पूर्व में जितने विद्वानों के काव्य में, गद्यों में जो भी आलोचना के पक्ष दिखाई देते हैं वो उस पर प्रकाश डाला जा रहा है, इसलिए इन सब बातों को दोहराया जा रहा है। रीतिकाल में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति तो है, किंतु गूढ़ चिंतन और विषय के शास्त्रीय एवं यथार्थ ज्ञान का अभाव है। इसका कारण यही हो सकता है कि उस काल में गद्य रचना की पुष्ट परंपरा नहीं थी। रीतिकाल का कवि पहले काव्य के अंगों का लक्षण देता था और बाद में स्वरचित कविताओं को उदाहरण स्वरूप रख देता था। कुछ आचार्यों ने अपने काल के अन्य कवियों की कविताओं को अभी उदाहरणों में उपयोग किया है। इस काल में रीति ग्रंथ बहुत लिखे गए। आचार्यों ने प्रायः काव्य के सभी अंगों पर स्थूल रूप से विचार प्रकट किए। इस युग में संस्कृत समीक्षा शास्त्र की कई शैलियों का अनुकरण किया गया। अनेक कवियों का काव्य शास्त्रीय विवेचन तो आचार्यत्व की कोटि तक पहुंच गया। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारीदास, देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी आदि। अब ये सब रीतिकालीन कवियों के बारे में बताया जा रहा है। रीतिकालीन कवि थे। सभी लोग रीतिकाल के प्रथम कवि केशवदास को मानते हैं, ये सभी विद्वत है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को पहला कवि माना है। ये याद रखिएगा, ये कई बार कई जगह पर पूछा जा चुका है। अलंकारवादी इस आलोचना को दो विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है। दो विशिष्ट धाराओं को बांटा है, अलंकारवादी और रसवादी। जो आचार्य थे रीतिकालीन, उन्होंने आलोचना जिस प्रकार से की थी उसको दो भागों में बांटा गया है, अलंकारवादी और रसवादी। अब आप भरत मुनि और भामा और अन्य आचार्यों को याद करिए काव्यशास्त्र में, उन्होंने भी रसवादी आलोचना दी। रसवादी जो सिद्धांत दिए हैं, अलंकारवादी सिद्धांत दिए हैं, उसके आधार पर सारे काव्य के गुण, काव्य के दोष आदि बताए हैं। तो उसी के आधार पर रीतिकालीन कवियों ने भी अलंकारवादी और रसवादी दो धाराएं दी थीं। अलंकारवादी धारा के प्रवर्तक केशवदास हैं, आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं कि केशवदास अलंकारवादी थे। तो रसवादी धारा के प्रवर्तक देव और मतीराम और बिहारी थे। देव, मतीराम और बिहारी, ये याद रखिएगा, तीन आचार्य थे, देव, मतीराम, बिहारी। ये रसवादी थे, अलंकारवादी केशवदास थे। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य केशवदास माने जाते हैं, ये सर्वविदित है। संस्कृत के अच्छे विद्वान होने के कारण उन्होंने अलंकार शास्त्र का निरूपण हिंदी में सफलतापूर्वक किया। उन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया में अलंकार शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का प्रतिपादन किया है। रसिक प्रिया का विषय रस है, इसमें श्रृंगार को ही प्रधानता दी गई है। केशवदास रचित रामचंद्रिका छंदों, अलंकारों और अन्य काव्य अंगों के उदाहरणों का संग्रह है। साथ ही इसके माध्यम से कवि ने प्रबंध काव्य के शास्त्रीय रूप का भी एक उदाहरण हिंदी साहित्य के सामने रखा है। चिंतामणि, कुलपति, श्रीपति दास और प्रताप सिंह जैसे आचार्यों ने संस्कृत समीक्षा के अनुकरण पर ग्रंथों की रचना की। ये सभी आचार्य अलंकारवादी धारा के
प्रतिनिधि हैं। इस धारा में चिंतामणि रचित कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, सेनापति का काव्य कल्पद्रुम, श्रीपति का काव्य सरोज, प्रताप सिंह कृत काव्य विलास तथा देव रचित शब्द रसायन उल्लेखनीय है। कवि देव मुख्यतः रसवादी धारा के थे, लेकिन अलंकार शैली में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। तो इतने आचार्य जो थे अलंकारवादी आचार्य थे, याद रखिएगा। देव रसवादी थे, याद रखिएगा। रसवादी धारा के आचार्यों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद को प्रधानता दी है। इस शैली की विशेष उल्लेखनीय पुस्तकें हैं केशवदास की रसिक प्रिया, देवकृत भाव विलास, रस विलास, दास की रस निर्णय, पदवाकर रचित जगत विनोद, मतीराम की रसराज और बिहारी की बिहारी सतसई। रीतिकाल में पद्यवत टीकाएं भी लिखी गई हैं। इनकी विशेषता आलोच्य वस्तु के अर्थ को अधिक स्पष्ट करना है, किंतु काव्य में निहित सौंदर्य का निर्देश नहीं हुआ है। राजस्थान की कृति कृष्ण रुक्मणी री बेली की कई टीकाएं लिखी गई हैं। इनमें अलंकार निर्देश और काव्य सौष्ठव का विश्लेषण हुआ है। कुछ टीकाएं राजस्थानी गद्य में भी लिखी गई हैं। रीतिकाल के कुछ आचार्यों ने ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग भी किया, लेकिन गद्य का सम्यक विकास उस समय तक न होने के कारण अधिक सफलता नहीं मिल सकी। वंशीधर और दलपति के केशव, गंग बिहारी, मतीराम आदि के छंदों के उदाहरण दिए और अलंकार युक्त अंशों का निर्देश कर दिया। इन्होंने भी गद्य का प्रयोग किया है। रीतिकालीन समीक्षा के आदर्श के अनुकूल शास्त्रीय समीक्षा का प्रौढ़ उदाहरण है सरदार कविकृत मानस रहस्य। ये याद रखिएगा, कवि ने मानस रहस्य लिखा है। यह ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया है तथा सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं का इसमें प्रयोग किया गया है, सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें रामचरितमानस की व्याख्या की गई है, कहीं कहीं गद्य में भी विवेचन किया गया है। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं मानस रहस्य का। निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, जहाँ राम जानकी परस्पर आलम्बन, विभाव कटाक्ष आदि अनुमान, हर्ष संचारी रति स्थायी आमे श्रृंगार है। उस प्रकार की भाषा लिखी गई है। रीतिकाल में इसी प्रकार से गद्य लिखे गए थे कुछ रचनाओं में। आलोचना का आधार युगीन साहित्यिक अपेक्षाएं होती हैं। भक्तिकालीन और रीतिकालीन आलोचना को मानदंड अधिक साहित्य की आलोचना के लिए पर्याप्त न थे, अतः आलोचना को विकसित करना जरूरी हो गया। अब देखें भारतेंदु युग की आलोचना का क्या स्वरूप रहा। अब भारतेंदु युग में आ जाते हैं, ये जो कि आधुनिक आलोचना कहलाती है। भारतेंदु युग जन जागरण का युग था। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्य, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में समस्त भारतीय जनमानस में एक नवीन क्रांति आई। इस युग के साहित्य में वैचारिक अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम गद्य ही हो सकता था, अतः गद्य की अनेक विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध की तरह आलोचना का भी विकास हुआ। साहित्य की उपयोगितावादी दृष्टिकोण स्वीकार किया जाने लगा। साहित्य में सुरुचि, नैतिकता और बौद्धिकता को प्रधानता मिलने लगी। भारतेंदु युग की आलोचना में इन्हीं तीन तत्वों को प्रमुखता दी गई। राष्ट्रप्रेम इस काल के साहित्य की प्रधान विशेषताओं में है, अतः आलोचनाओं में भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया। जुलाई-अगस्त सन 1898 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका के एक उपन्यास की आलोचना हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर की गई थी, जिसमें जातियों के पारस्परिक मेल का समर्थन किया गया था। भारतेंदु युग में अधिकांश आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही विकसित होती रहीं। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधानिधि, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी थी, मिश्र ने निकाली थी आदि पत्रिकाओं से विविध विषयों पर लिखित लेख और टिप्पणियों से आलोचना दृष्टि का विकास हुआ। इस युग में एक और जहां पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण और अलंकार विवेचन में लगे हुए थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस युग में 3 प्रकार की आलोचनाओं की प्रधानता रही। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा की सैद्धांतिक आलोचना, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना, इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना।
उदाहरण के लिए जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत, छंद प्रभाकर 1894 ईस्वी और जगन्नाथ दास रत्नाकर रचित घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897 ईस्वी। इस युग में उल्लेखनीय पिंगल ग्रंथ हैं। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ हैं। लछीराम कृत रावणेश्वर कल्पतरु, बिहारी लाल रचित अलंकार दर्श। रस ग्रंथों में साहब प्रसाद सिंह रचित रस रहस्य, प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर आदि उल्लेखनीय हैं। इसमें लक्षण खड़ी बोली गद्य में दिए गए हैं। संपूर्ण काव्य शास्त्र को ध्यान में रखकर लिखा गया जानकी प्रसाद का ग्रंथ काव्य सुधाकर उल्लेखनीय है। द्वितीय वर्ग की आलोचनाएं टीकाओं में हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। बिहारी सतसई पर की गई लल्लू लाल जी की टीका, जो कि लाल चंद्रिका के नाम से 1819 में लिखी गई थी, जो ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में है, तथा बिहारी सतसई पर ही प्रभुदयाल पांडे ने भी 1896 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में एक अच्छी टीका लिखी थी। इन टीकाओं में कहीं कहीं काव्य गुणों के संकेत मिल जाते हैं। तृतीय वर्ग के अंतर्गत दो इतिहास ग्रंथ इस काल में लिखे गए। शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज 1878 ईस्वी, जॉर्ज ग्रियर्सन लिखित द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी में। 1888 भी आता है कई जगह। इन इतिहास ग्रंथों में दिए गए कवि परिचयों में आलोचना के तत्व नहीं के बराबर हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन आचार्यों और कवियों के आलोचनात्मक परिचय हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। दरअसल भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही आधुनिक आलोचना का रूप दिखाई पड़ता है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका की संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका की सच्ची समालोचना शैली में प्रौढ़ उदाहरण है। भारतेंदु युग के मुख्य आलोचक हैं भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अन्य गद्य विधाओं के साथ ही आलोचना की विधिवत शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने नाट्य शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण कृति नाटक 1883 ईस्वी की रचना कर आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ किया। ये महत्वपूर्ण वाक्य है, आप याद रखिएगा। नाटक उन्होंने लिखा था। नाटक एक आलोचना ग्रंथ है 1883 ईस्वी में, और यहीं से आधुनिक हिंदी आलोचना प्रारंभ होती है। इस निबंध में लगभग 60 पृष्ठों में नाटक का शास्त्रीय विवेचन और इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यह निबंध यद्यपि संस्कृत नाट्यशास्त्र को आधार बनाकर ही लिखा गया, किंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र की जानकारी दी गई है। साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर प्राचीन जटिल शास्त्रीय नियमों से छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। किस प्रकार दिया है? कहीं कहीं के उदाहरण भी दिए हैं। संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटक आदि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। भारतेंदु जी ने संस्कृत साहित्य में ब्रज साहित्य तक का गहन अध्ययन किया। संस्कृत साहित्य से ब्रज साहित्य तक का गहन अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत और हिंदी के आचार्यों और कवियों कालिदास, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्पदंताचार्य, वल्लभाचार्य तथा सूरदास पर जीवन वृत्तांती आलोचना प्रस्तुत की और जगह जगह पर अपनी तुलनात्मक दृष्टि का भी परिचय दिया। इस प्रकार भारतेंदु ने अपने समकालीन लेखकों को आलोचना की ओर प्रवृत्त किया था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के लेखकों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने श्रीनिवास दास रचित संयोगिता स्वयंवर नाटक और गदाधर सिंह लिखित बंग विजेता उपन्यास के हिंदी अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी पत्रिका में की थी। इन्होंने निकाली थी आनंद कादम्बिनी पत्रिका। इसी से व्यवहारिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। वो सैद्धांतिक आलोचना थी और व्यवहारिक आलोचना इन्होंने प्रारंभ की थी। इसलिए प्रश्न बनता है कि व्यवहारिक आलोचना आधुनिक युग में किसने प्रारंभ की थी? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने की थी। इन्होंने अपनी आलोचना में पुस्तक के गुण दोषों का तटस्थ और मूल रूप से अध्ययन किया है। बालकृष्ण भट्ट भी थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने संस्कृत के अनेक विद्वानों, कवियों, आचार्यों जैसे भवभूति, कालिदास, श्री हर्ष क्षेमेंद्र, बाराहमिहिर, आनंदवर्धन, भट्ट नारायण, राजशेखर, बाणभट्ट, बिल्हण, वाल्मीकि, व्यास,
गोवर्धनाचार्य और जयदेव की जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करते हुए आलोचना लिखी थी और स्थान स्थान पर उनकी साहित्यगत प्रवृत्तियों में साम्य वैषम्य दर्शाकर अपनी तुलनात्मक दृष्टि का परिचय भी दिया था। उनकी आलोचना का माध्यम हिंदी प्रदीप पत्रिका थी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाली थी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी निकाली थी, जिसका संपादन वे स्वयं करते थे हिंदी प्रदीप का। भट्ट जी ने सैद्धांतिक विवेचन का उपयोग व्यवहारिक आलोचना में किया था। वे रचना की समीक्षा के मानदंड का उल्लेख सिद्धांतों के रूप में पहले कर देते हैं, फिर उसी आधार पर कृति का मूल्यांकन भी करते हैं। भट्ट जी की सच्ची समालोचना इसका सुंदर उदाहरण है। उन्होंने नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर तथा एकांतवासी आदि कृतियों पर जो व्यवहारिक आलोचना लिखी हैं वे उल्लेखनीय हैं। भट्ट जी के कवि के परिचय में तो तटस्थ, गंभीर और विश्लेषणात्मक हैं, लेकिन पुस्तकों की आलोचना में कहीं कहीं मीठी चुटकियाँ भी ले लेते हैं। उनकी शैली व्यंग्य प्रधान है। इस प्रकार भारतेंदु काल के समीक्षकों का ध्यान काव्य में के अत्यंत बाह्य और स्थूल रूप पर ही था। काव्य के भीतर भाव जगत में प्रविष्ट होकर उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि नई समीक्षा के भावी विकास का पूर्वाभास भारतेंदु काल में मिलने लगा था। द्विवेदी युगीन आलोचना। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना को विकसित करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने उन्हीं की देखा देखी द्विवेदी युग के अन्य लेखक भी आलोचना की ओर अग्रसर हुए। द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना में धीरे धीरे अधिक तर्क शक्ति, विचार क्षमता और सद विवेकिनी शक्ति ने प्रवेश करना शुरू किया। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों के अध्ययन और चिंतन के फलस्वरूप आलोचना की दृष्टि बहुत कुछ वैज्ञानिक होने लगी। पुस्तकीय समीक्षा से परे हिंदी आलोचना की कई महत्वपूर्ण पद्धतियाँ द्विवेदी युग में विकसित हुईं। इस युग में सरस्वती के अतिरिक्त माधुरी, वीणा, विशाल भारत, साहित्य समालोचक, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं ने आलोचना के विकास में बहुत योग दिया। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप मिलते हैं: शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधानपरक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। प्रथम वर्ग के शास्त्रीय आलोचना में संस्कृत आचार्यों की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा है। जो शास्त्रीय आलोचना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो रीतिकाल से चली आ रही है। इस प्रकार की आलोचनाओं में जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली और लाला भगवान दीन रचित अलंकार मंजूषा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ प्रसाद ने अंग्रेजी में भूमिका लिखी है और हिंदी के पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी दिए हैं। लाला भगवान दीन ने हिंदी अलंकारों की समुचित जानकारी देने के साथ ही साथ फारसी, अरबी और अंग्रेजी अलंकारों का भी उपयोग किया था। तुलनात्मक आलोचना द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। इस क्षेत्र में पंडित पद्म सिंह शर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी बिहारी और सादी की तुलना द्वारा 1907 ईस्वी में तुलनात्मक विवेचना आलोचना का प्रारंभ किया। मिश्र बंधुओं, जिसमें पंडित गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी थे, द्वारा रचित हिंदी नवरत्न 1910 में भी तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया है। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी की विशद तुलना करते हुए एक को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। लाला भगवान दीन ने और कृष्ण बिहारी मिश्र ने इन दोनों विद्वानों ने देव बड़े के बिहारी एक नया बहस प्रारंभ की थी। इसके बारे में आप देखना, उनके 2 ग्रंथ हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना था और लाला भगवान दीन ने बिहारी को, या इसका कंफर्म कर लीजिएगा, इसका उल्टा भी हो सकता है, किसने किस विद्वान को, किस कवि को बड़ा माना है, ये देख लीजिएगा एक बार। अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से हुआ। शोध परक आलोचना के उल्लेखनीय आलोचक हैं मिश्र बंधु, श्यामदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी। मिश्र बंधु रचित मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में,
कवियों के जीवन वृत्तों के साथ उनकी कृतियों की जानकारी तथा उनके काव्य के संबंध में अपना मत प्रकट किया गया है। आगे चलकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक 1902 ईस्वी पत्र निकाला था। किन्होंने निकाला था समालोचक पत्र, ये याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाते हैं कई बार। जो मुख्यतः आलोचना का पत्र था। इस पत्र से हिंदी आलोचना का स्तर ऊंचा हुआ। परिचयात्मक आलोचना में सरस्वती के माध्यम से स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई आलोचनाएं हैं। द्विवेदी जी ने विषय विवेचन के साथ ही भाषा संबंधी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। यह कार्य उन्होंने अपनी समालोचना द्वारा ही किया। उन्होंने समालोचना समुच्चय नाम से अलग से भी अपना एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया। ये भी याद रखिएगा, द्विवेदी जी का समालोचना समुच्चय, जिसमें ज्ञान विज्ञान तथा प्राचीन काव्य से संबंधित उनके कई महत्वपूर्ण लेख संग्रहित हैं। उन्होंने अपनी आलोचना में उन्हीं कृतियों को महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय विकास की भावना फैली थीं। द्विवेदी जी संस्कृत के कालिदास, भवभूति, भक्तिकाल के सूर तुलसी तथा आधुनिक हिंदी के भारतेंदु तथा मैथिली शरण गुप्त के प्रशंसक थे। उनका आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 में हिंदी में आलोचना साहित्य की किसी कवि पर पूरी तरह विचार करने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। हिंदी कालिदास की आलोचना याद रखिएगा 1901 में प्रकाशित हुई थी। व्याख्यात्मक आलोचना में आलोच्य विषय की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है तथा नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यपरक मूल्यों के आधार पर विशद और गंभीर विवेचना की जाती है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना करके इस पद्धति को मजबूत किया था। किस किस की? हिंदी प्रदीप, नील देवी। हिंदी प्रदीप उनका स्वयं का जो पत्रिका थी, उसमें नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर गंभीर आलोचना की थी, व्याख्यात्मक आलोचना की थी। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी में अश्रुमती नामक बंगला नाटक में के हिंदी अनुवाद मुंशी उदित नारायणकृत की आलोचना द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु आलोचना की इस गंभीर शैली का पूर्ण विकास आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इस तरह द्विवेदी युग की आलोचना के दो प्रतिमान मुख्य रहे। एक तो परंपरागत भारतीय शास्त्रीय दृष्टि, जिसके आधार पर आलोच्य कृति के गुण दोषों का विवेचन किया जाता था और उसे उत्कृष्ट या हीन बताया जाता था। दूसरी नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से, जो आलोच्य कृति के प्रभाव को ध्यान में रखकर उसे श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करती थी। ये था हमारा शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना। आज हम शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पढ़ेंगे, जो कि हिंदी आलोचना के विकास का एक चरण है। और इससे पहले हमने शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना पर बातचीत की है। अब हम शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना पर विस्तृत बातचीत करते हैं। वास्तव में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर कर आया। इसका श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। शुक्ल युग से पूर्व दोष दर्शन, गुण कथन, निर्णय और तुलना जैसे स्थूल तत्वों को प्रमुखता दी जाती थी, पर आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना में विश्लेषण, विवेचन और निगमन जैसे तत्वों को प्रमुखता दी है। इससे पहले किनको दी जाती थी? दोष दर्शन, गुण कथन, निर्णय, तुलना आदि तत्वों को दी जाती थी प्रमुखता। लेकिन इसके बाद में जो हमारे शुक्ल जी हैं, इन्होंने एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, इंडक्शन किया, विश्लेषण, विवेचन और निगमन, जिनको हिंदी में बोलते हैं, जो कि एक आलोचना के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं। कवि विशेष के सामान्य गुण दोष प्रकट करने के साथ ही उसके काव्य की मूल प्रवृत्तियों और उसमें निहित शाश्वत तत्वों की छानबीन भी की गई। कृति को देशकाल सापेक्ष रखकर परखा गया और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी गई। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकाश में नए पश्चिमी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी स्थान दिया गया। समीक्षा की इस नई परिपाटी को जन्म देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है, इसलिए इस युग को शुक्ल युग के नाम से अभिहित किया गया है। इस युग में समीक्षा के लिए मानदंड और शैली अपनाई गई। उनमें से जो प्रमुख हैं वो उनके नाम दिए जा रहे हैं। सुरुचि और नैतिकता, शास्त्रीयता, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, तुलना और निर्णय, देशकाल और
देश काल की समीक्षा इत्यादि, और इनको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सुरुचि और नैतिकता किस प्रकार की का घटक है। इस युग में आलोचकों ने साहित्य की नैतिक उपयोगिता को स्वीकार किया और वे कला में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा के हिमायती रहे। नीति के उपदेश की वृत्ति के अनुकूल इन आलोचकों ने मुक्तक और गीत की अपेक्षा महाकाव्य को अधिक महत्ता दी। इन आलोचकों ने माना कि साहित्य जीवन की व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। साधारणीकरण का सिद्धांत भी उन्होंने स्वीकार किया। यही वजह रही कि इस युग में केशव, कबीर, रीतिकालीन कवियों का महत्व कम माना गया। जायसी की अपेक्षा कबीर के रहस्यवाद को तथा तुलसी की तुलना में सूर को कम आंका गया। हालांकि बाद में शुक्ल जी ने सूर संबंधी अपनी मान्यताओं का खंडन कर दिया है, परंतु उन्होंने कबीर के रहस्यवाद को कम ही आंका है। शास्त्रीयता, इस कोटि की आलोचना की विशेषता काव्यशास्त्र के अनुसार चलना। इस युग के आलोचकों ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के तत्वों का उपयोग किया है, लेकिन शुक्ल जी की तरह वे समन्वय नहीं कर सके। उन्होंने रस, अलंकार, गुण, वृत्ति आदि का भी उपयोग किया तथा साथ ही कल्पना, अनुभूति आदि पाश्चात्य तत्वों को भी ग्रहण किया। बाबू श्याम सुंदर दास में भी दोनों परंपराएं अलग अलग हैं। साहित्यालोचन जो उनका ग्रंथ है, किताब है, उसमें बताया गया है। हिंदी में कहानियों, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों पर इस युग में शास्त्रीय समालोचना बहुत कम हुई। उपन्यासों की आलोचना में वस्तु, चरित्र, चित्रण, कथन, उद्देश्य आदि तत्वों का पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार हुआ। जैसे जनार्दन प्रसाद झा द्विज रचित प्रेमचंद की उपन्यास कला, कहानी और निबंधों के संग्रहों की भूमिका में भी इन विधाओं की तात्विक समीक्षाएं हुईं। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल शिलीमुख आदि के कहानी संग्रहों की भूमिकाएं इसके अच्छे उदाहरण हैं। वैधानिक समालोचना, जिसमें शास्त्रीय तत्वों का आरोप किया गया हो, का सबसे सुंदर उदाहरण पंडित धर्मेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा लिखित महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास है, जिसमें रस अलंकार की दृष्टि से तो विचार किया ही गया है, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों से भी इसे जांचा परखा है। इस युग में शास्त्रीय समीक्षा के कुछ अच्छे उदाहरण हैं। प्रेम नारायण टंडन का गोदान और गबन, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, डॉक्टर सत्येंद्र रचित प्रेमचंद की कहानी कला। कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन भी किया गया था, इस युग की प्रवृत्ति रही है। शुक्ल युग के आलोचकों ने आलोच्य कवियों की रचनाओं के अध्ययन के साथ कवि के व्यक्तित्व को समझाने का प्रयत्न भी किया है। वस्तु विन्यास, रस पद्धति, अलंकार नियोजन, चरित्र कल्पना, जीवन की व्याख्या आदि का विश्लेषण करके कवि की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना ही आलोचक का मुख्य ध्येय रहा है। इसके अतिरिक्त कवि की कृतियों के आधार पर उसी चिंतन धारा का अध्ययन भी किया गया, जैसे राम कुमार वर्मा लिखित कबीर और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल कृत निर्गुण संप्रदाय संबंधी आलोचना। शुक्ल युग में आलोचना की एक और पद्धति सामने आई, मनोवैज्ञानिक, जिसमें कवि के व्यक्तित्व और कलाकृति में अभिन्न संबंध स्थापित किया गया। इस पद्धति में आलोचक कवि के व्यक्तित्व का वह अंश स्पष्ट कर देता है जिससे कवि को अपनी विशेष विचारधारा और भावात्मकता के लिए सामग्री और प्रेरणा प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के विवेचन में इस पद्धति को अपनाया है। डॉक्टर सत्येंद्र ने गुप्त जी की कला पर इसी दृष्टि से विचार किया है। इस युग में चरित्रमूलक आलोचना के भी फुटकर प्रयास हुए। इसमें कवि द्वारा कथित अंतरंग प्रमाणों के आधार पर जीवनी का अध्ययन किया गया। तुलना और निर्णय, ये दोनों पद्धतियां आरंभ से ही चली आ रही थी। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि प्राचीन कवियों पर इसी तरह की आलोचना हुई है। शुक्ल जी कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक मानते हैं, पर उनमें प्रेम की व्यंजना नहीं मिलती। अतः शुक्ल जी की दृष्टि से जायसी का रहस्यवाद अधिक स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास को यह मान्य नहीं है। इस प्रकार इन दोनों आलोचनाओं में तुलना और निर्णय स्पष्ट है। कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी और भगवान दीन, जो कि लाला भगवान दीन नाम से भी प्रसिद्ध हैं, बिहारी और देव ने तुलनात्मक आलोचना की पद्धति अपनाई है। ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं।
किसने किसको बड़ा माना है। देशकाल की समीक्षा, साहित्य को उसकी परिस्थितियों में रखकर आंकने की आलोचनात्मक पद्धति का सूत्रपात शुक्ल जी ने ही किया है। उन्होंने सूर तुलसी आदि कवियों के महत्व को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर आंका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। एक पत्रिका थी, आप सभी जानते हैं, उसी में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था इन्होंने, और फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम पड़ गया उस किताब का, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कवियों और काव्यधाराओं के देशकाल पर विचार किया। इस युग के आलोचकों ने भी इस ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का उपयोग किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण की कविता को देशकाल की परिस्थितियों में रखकर उस पर विचार किया है। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से थे, इनका भी नाम याद रखना है हमको। गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, उनके बारे में कितना योगदान है उनके द्वारा, और उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, साहित्य रुचि में परिवर्तन। इससे पूर्व हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही उपयुक्त मानते थे। शुक्ल जी ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया। उन्होंने अपनी व्यावहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों का जो क्रमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, वह उनके समय की बदली रुचि का प्रमाण है। शुक्ल जी ने लोकमंगलकारी रूप को साहित्य के मूल्यांकन का आधार बनाया और पहली बार मूल्यांकन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों का गहन अध्ययन कर समन्वयवादी आलोचना सिद्धांतों की रचना की। शुक्ल जी ने कविता क्या है, जो कि सरस्वती में 1908 में प्रकाशित हुई थी, साहित्य सरस्वती में 1914 में प्रकाशित हुआ था, काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों से सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। चिंतामणि में संकलित निबंधों से उनके व्यापक अध्ययन और गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय मिलता है। शुक्ल जी ने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या की। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा तो माना, परंतु रस की परंपरागत व्याख्या उन्हें मान्य न थी। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा तो माना, परंतु रस की परंपरागत व्याख्या उन्हें मान्य न थी। उन्होंने अपने रसवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व देकर उसे लोकमानस से जोड़ा। वे अनुभूति प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य समझते थे। उनकी अनुभूति आत्माभिव्यक्ति प्रधान अनुभूति से भिन्न थी। उनका मानना था कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। इस प्रकार उन्होंने साधारणीकरण की पुनः प्रतिष्ठा की। रसवादी, नीतिवादी और लोकमंगलवादी होने के कारण शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के काव्य सौष्ठव का उद्घाटन किया, किंतु कबीर, रीतिकाल और छायावाद के कवियों को उचित महत्व न दे सके। इसी तरह प्रबंध काव्य को उन्होंने श्रेष्ठ माना और मुक्तक काव्य तथा गीतात्मकता को उनका उतना समर्थन नहीं मिला। श्रेष्ठ उन्होंने किसको माना है? प्रबंध काव्य को, और मुक्तक काव्यों को और गीतात्मकता उतनी ज़्यादा उन्होंने श्रेष्ठ नहीं मानी, या फिर उसको कम आंका उन्होंने। शुक्ल जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी व्यापक और सजग दृष्टि। अपने समय के हर साहित्यिक विवाद की तरफ उनका ध्यान जाता था और वे अपनी राय भी देते थे। जितनी लगन से वे प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे, उतना ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। तभी तो काव्य के अतिरिक्त अपने समय के गद्य साहित्य की सभी पद्धतियों प्रवृत्तियों को समझकर उन्होंने इतिहास में उसका विवेचन किया है। निबंध की विवेचना में उन्होंने लिखा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये अमर वाक्य है, इसको आपको याद रखना ही है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख ग्रंथ हैं जायसी ग्रंथावली, जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था,
भ्रमर गीतसार 1926 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। प्रमुख ग्रंथ हैं जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बाबू श्याम सुंदर दास पर बात करते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास का शुक्ल जी के समकालीन आलोचकों में प्रमुख स्थान है। इन्होंने भी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाबूजी ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में कार्य किया, लेकिन शुक्ल जी की तरह वे दोनों का समन्वय नहीं कर सके। साहित्यालोचन ग्रंथ की रचना उन्होंने एमए के विद्यार्थियों को विषय की अधिकाधिक जानकारी देने के लिए की। साहित्यालोचन इनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय करके साहित्य समीक्षा को उदार बनाया। बाबूजी का सिद्धांत प्रतिपादन शास्त्रीय एवं तर्कसंगत है। उन्होंने कवियों की प्रामाणिक जीवन अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत किया। कवियों का प्रामाणिक जीवनी प्रस्तुत की। उन्होंने रस और अलंकार के साथ साथ उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि नवीन विधाओं का भी विवेचन किया है। नाटक पर उन्होंने रूपक रहस्य की रचना की है। कबीर ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास और भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी व्यवहारिक आलोचना के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। इनके 3 ग्रंथ और हैं: कबीर ग्रंथावली की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके अलावा रूपक रहस्य और साहित्यालोचन इनकी रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त बाबूजी ने पत्र पत्रिकाओं में बहुत से आलोचनात्मक लेख भी लिखे। नागरी प्रचारणी पत्रिका में पत्र तो उनके लेख बराबर ही प्रकाशित होते रहे। प्राचीन पुस्तकों के शोध कार्य का विवरण भी इसी पत्रिका के माध्यम से देते रहे। वे देते रहे, जो कम महत्व नहीं रखता। इस प्रकार बाबूजी ने हिंदी की आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का प्रयत्न किया। इस दिशा में कार्य करने के लिए अध्यापकों और शोधार्थियों को प्रोत्साहित भी किया। गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन करके हिंदी आलोचना के प्रचार प्रसार में काफ़ी योग दिया है। उन्होंने शिक्षा के उपयोग की दृष्टि से सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप ग्रंथों की रचना की। उन्होंने छायावाद के दार्शनिक रूप को भी स्पष्ट किया। इनके ग्रंथ एक बार फिर से देख लीजिए। साहित्य संदेश इनकी पत्रिका थी, आलोचनात्मक पत्रिका थी, और सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप आदि इनकी रचनाएं थी। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत कला के साथ भाव सत्ता को भी महत्व दिया। उन्होंने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य सिद्धांतों की परख जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत ग्रंथ में की। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काव्य में अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत कला के साथ भाव सत्ता को महत्व दिया है। इनकी रचना जो है जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 में प्रकाशित हुई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मध्ययुगीन काव्य की साफ सुथरी टीकाओं के लिए तात्कालिक आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। वाङ्मय विमर्श, बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी का सामयिक साहित्य ग्रंथों की रचना द्वारा मिश्र जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इनके एक ग्रंथ एक बार पढ़ लेते हैं। वाङ्मय विमर्श, बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक साहित्य। तीसरे दशक की आलोचना के विकास में छायावादी कवियों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। छायावादी काव्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगाए गए आरोपों के जवाब में छायावादी कवियों ने अपनी कविता के बचाव में जो आलोचनाएं लिखी, उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने आलोचना को नई दिशा देने के लिए प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का विरोध तो किया ही, नए मूल्यों के प्रश्न भी खड़े किए। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में रीतिकाल से द्विवेदी युग तक की कविता की कमियां बताते हुए छायावादी कवियों की वकालत की है। पल्लव उनका 1927 में आया था, वीणा उनकी 1929 में आई थी। और जयशंकर प्रसाद ने 1936 ईस्वी में हंस के अनेक अंकों में काव्य की आलोचना विषयक निबंध लिखे, जिसका संकलन बाद में काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में शीर्षक से हुआ। इन निबंधों में उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद, इन नाटकों में रस का स्थान,
रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। प्रसाद ने छायावाद की आलोचना से संबंधित 3 काम किए। छायावाद को भारतीय चिंतन परंपरा से विकसित माना, छायावाद को मात्र शैली चमत्कार न मानकर उसका संबंध अनुभूति चमत्कार से जोड़ा तथा छायावादी कविता के सौंदर्य में निहित शिवत्व के दर्शन कराए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत और पल्लव 1927 शीर्षक से निबंधमाला की कविताओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया। परिमल की भूमिका में निराला जी ने मुक्त छंद के विवेचन द्वारा हिंदी में एक नए छंद शास्त्र की स्थापना की। परिमल की भूमिका में उन्होंने मुक्त छंद के बारे में विस्तृत बताया था। इतना ही नहीं, छायावाद के संदर्भ में अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, जिनमें भाषा, छंद, तुक, लय, समसामयिकता, स्वादेशिकता, स्थानीयता आदि को उन्होंने आगे बढ़ाकर उनके मार्गदर्शक बने। महादेवी वर्मा ने भी सांध्य गीत 1936 की भूमिका में छायावाद और रहस्यवाद की व्याख्या का प्रयत्न किया। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध उनके स्फुट लेखों का संग्रह है। छायावाद के समर्थकों में नंद दुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांति प्रिय द्विवेदी, रामनाथ लाल सुमन और डॉक्टर नगेंद्र आदि उल्लेखनीय हैं। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना किस प्रकार थी? अभी हमने पहले पढ़ा था शुक्ल पूर्व, फिर शुक्ल युगीन आलोचना पढ़ी, फिर शुक्ल उत्तर हिंदी आलोचना पढ़ रहे हैं। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना अपने युग के प्रभावों को ग्रहण करती हुई विकसित होती रही। 2 विश्व युद्धों का विनाशकारी प्रभाव पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ने लगा था। यूरोप में वैज्ञानिकता और भौतिकता के व्याप्त होने से नैतिक मूल्यों का विघटन होने लगा था। वहाँ भोगवादी और अर्थवादी मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा था। फ्रायडवादी, मार्क्सवादी और अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव पाश्चात्य साहित्य पर पड़ने लगा। विश्वव्यापी इन चिंतन धाराओं से भारत भी अछूता नहीं रह सका। भारत के जीवन में भी नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का कुछ सीमा तक विघटन हुआ। फलस्वरूप साहित्य में संघर्ष चेतना की अभिव्यक्ति के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जाने लगे। हिंदी आलोचना भी उन्हीं के अनुरूप ढलती गई और शुक्लोत्तर युग में आलोचना अनेक धाराओं में विकसित हुई। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, इसके गुण बता रहे हैं किस प्रकार से विकसित हुई है इस धारा शुक्लोत्तर आलोचना। स्वच्छंदतावादी समीक्षा थी इसका एक घटक, ऐतिहासिक समीक्षा थी, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा थी, मार्क्सवादी आलोचना थी और नई समीक्षा थी। ये विस्तृत रूप से पढ़ना प्रारंभ करते हैं इनको। स्वच्छंदतावादी समीक्षा किस प्रकार से हुई थी? छायावाद के साहित्यिक विश्लेषण के लिए स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। इस नई समीक्षा के मानदंड के तत्वों का निर्माण छायावाद की प्रमुख विशेषताओं से हुआ। साथ ही अंग्रेजी की रोमांटिक कविता तथा रोमांटिक क्रिटिसिज्म के अध्ययन का भी इस पर प्रभाव पड़ा। छायावादी काव्य में आत्माभिव्यंजन की प्रधानता से व्यक्तिवादी साहित्य चेतना का जन्म हुआ। इसलिए स्वच्छंदतावादी आलोचकों ने प्राचीन सिद्धांतों से अलग हटकर काव्य में सूक्ष्म सौंदर्य और सौष्ठव देखने का प्रयत्न किया। आलोचकों ने उपादेयता के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन न कर आनंद को प्रधानता दी। इस समीक्षा में जीवन के प्रति एक ऐसा भावमय दृष्टिकोण है जो अनुभूति को केंद्र में रखकर विकसित होता है। अनुभूति को केंद्र में रखकर विकसित होता है। इसको बार बार याद करिएगा। स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि आलोचक हैं, कौन कौन से हैं? डॉक्टर पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, ये स्वच्छंदतावादी समीक्षा के प्रतिनिधि आलोचक हैं। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर इन आलोचकों ने आचार्य शुक्ल का विरोध किया था, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने छायावाद को बिल्कुल निम्न स्तर का बता दिया था और मूल्यांकन बिल्कुल कम से कम स्थिति में किया और कम ही आगा उसको। इसलिए इनका जवाब, इन लोगों ने उनका जवाब दिया था नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और शांतिप्रिय द्विवेदी ने। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी के समर्थ आलोचक और स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति के प्रतिनिधि समालोचक रहे। वाजपेयी ने द्विवेदी काल के उत्तरार्ध में आलोचना क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब सरस्वती आदि पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी आलोचनाएं प्रकाशित होती रहती थीं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने वाजपेयी जी की आलोचना की 2 प्रधान विशेषताएं बताई हैं।
कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कलाकार की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन तथा कलाकृति के सौष्ठव का अनुभूतिपूर्ण विश्लेषण। वाजपेयी जी ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता तथा शुक्ल जी के प्रबंध काव्यवाद, मर्यादावाद और नैतिकवाद से हिंदी समीक्षा को मुक्त कर दिया। उन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन भी किया। उन पर पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का पर्याप्त प्रभाव था। इस कारण उन्होंने भारतीय रसवाद के सिद्धांत की व्याख्या भारतीय साहित्य शास्त्र के रूढ़ शब्दों में नहीं की। वाजपेयी जी ने रसानुभूति संबंधी अलौकिकता को अस्वीकार किया और कला मात्र के आनंद को रस नाम से अभिहित किया। वाजपेयी जी को छायावादी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचनाओं की गंभीर और विस्तृत समीक्षा का श्रेय जाता है। इनके प्रधान समीक्षा ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद, सूर संदर्भ की भूमिका, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास और नया साहित्य, नए प्रश्न। एक बार और पढ़ें। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, सूर संदर्भ की भूमिका, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास और नया साहित्य, नए प्रश्न। डॉक्टर नगेंद्र भी स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति के आलोचक हैं। उन्होंने समीक्षा का आरंभ छायावाद पर स्फुट निबंध से किया। हंस पत्रिका थी जो प्रेमचंद ने निकाली थी। हंस 1937 ईस्वी में उनका पहला निबंध जो सुमित्रा नंदन पंत पर प्रकाशित हुआ। छायावादी काव्य की अंतर्मुखी साधना, सौंदर्य चेतना और कलात्मकता के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। सुमित्रा नंदन पंत 1938 ईस्वी पुस्तक में पंत जी की कविताओं में मनोदशाओं का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। धीरे धीरे वे व्यवहारिक आलोचना से सैद्धांतिक आलोचना की ओर आकृष्ट हुए। रीतिकाव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता से इसका स्पष्ट आभास मिलता है। अपनी व्यवहारिक आलोचनाओं के लिए उन्होंने विविध विषय चुने हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र आदि। उन्होंने मध्य युग से आधुनिक युग तक के कृतिकारों की समीक्षा की है, किंतु वे मुख्य रूप से आधुनिक काव्य के आलोचक हैं। उनके कुछ निबंधों में फ्रायडीय प्रभाव की झलक मिलती है, इसलिए उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की हैं। किंतु डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं। रस सिद्धांत 1964 में लिखाया था। में उन्होंने रस का पूरा विवेचन कर उसकी पुनः प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। साहित्य को वे आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, इसलिए अनुभूति तत्व को विशेष मान्यता देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक साहित्य और समसामयिक आंदोलनों से भी जुड़े रहे। उन्होंने कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 ईस्वी में ग्रंथ लिखा। वहीं वे समय समय पर नई कविता, उपन्यासों और कहानियों की भी आलोचना करते रहे हैं। नई समीक्षा, नए संदर्भ 1970 ईस्वी में मूल्यों का विघटन, सांस्कृतिक संकट, आधुनिकता का प्रश्न आदि पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के नए सिद्धांतों की जानकारी देने के लिए उन्होंने काव्यबिंब 1967 ईस्वी में रचना की। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा में भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का विचार हुआ है। वे रस, अलंकार आदि पूर्व तथा आवेग, कल्पना, चिंतन, अनुभूति, बिंब आदि पाश्चात्य तत्वों के आधार पर समीक्षा करते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से विकसित किया है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना में दो कार्य किए। एक तो भारत और पश्चिम के आलोचना शास्त्र की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि अनुवादों के माध्यम से सामग्री सुलभ कराई। दूसरे, छायावाद के शिल्प पक्ष की सूक्ष्मताओं को भी उजागर किया। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने मुख्यतः छायावादी साहित्य पर ही अपना विचार रखा है। वे छायावाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले समीक्षक हैं। प्रश्न बन सकता है, छायावाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने वाले कौन से समीक्षक थे? तो शांतिप्रिय द्विवेदी थे। वे काव्य के जीवन की प्रेरणा प्राप्ति को महत्व देते हैं। काव्य से जीवन की प्रेरणा प्राप्ति को महत्व देते हैं। उन्होंने इस ओर संवेदनीयता को काव्य के उद्देश्य में स्थान दिया। द्विवेदी जी ने छायावादी काव्य के विकास में गांधीवाद और प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों को सहायक माना। हमारे साहित्य निर्माता 1932 ईस्वी, कवि और काव्य 1937 ईस्वी तथा साहित्य की 1938 ईस्वी उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। याद रखिएगा आप शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्य की
उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। द्विवेदी जी ने इतिहास के आलोक निबंध में वर्तमान कविता की क्रम विकास का तथा छायावाद और उसके बाद निबंध में साहित्य के विकास का अध्ययन किया है, जिसमें उनके वैयक्तिक चिंतन की झलक है। अब ऐतिहासिक समीक्षा पर आ जाते हैं। आधुनिक समीक्षा के आरंभ से ही ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन होते हैं। भारतेंदु, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं में ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति पाई गई हैं। ऐतिहासिक समीक्षक युग चेतना के प्रभावों के साथ ही यह भी अध्ययन करता है कि किसी रचना ने जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान किया है। किसी भी साहित्यकार या रचना को युग और जाति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श, ये इनके ग्रंथ हैं, नामक ग्रंथों से साहित्य और देशकाल का संबंध बताया, लेकिन कवियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर विचार करने के प्रथम वैज्ञानिक प्रयास शुक्ल जी की समीक्षा में हुए हैं। पर शुक्ल जी ने कवियों को साहित्य की धारा में रखकर नहीं देखा। वास्तव में ऐतिहासिक समीक्षा के समाजशास्त्री रूप का विकास परवर्ती काल में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ही हुआ। ऐतिहासिक समीक्षा के प्रमुख जो स्तंभ हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक थे, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वे शुक्ल जी से भिन्न थे। उनकी समीक्षा शैली शुरू से ही स्वच्छंदतावादी एवं ऐतिहासिक रही, जिसमें मानवतावादी और समाजवादी मूल्य भी जुड़े थे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए बताया कि किसी रचनाकार का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए। ये उनका मत था। क्या बोला था उन्होंने कि किसी रचनाकार का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए, अर्थात किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और रचनाकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन, परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। यह द्विवेदी जी का मत है। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सूर साहित्य 1936 ईस्वी में छायावादी भावुकता की प्रधानता थी, किंतु कबीर 1942 ईस्वी में उनका प्रायोगिक व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा। कबीर को भाषागत वैशिष्ट्य पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई थी। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य मानते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संकलित उनके निबंध का शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध का शीर्षक भी है और ये पूछा भी गया है कई बार। हिंदी साहित्य 1952 में तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सूर, तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से किया है। प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से हुआ। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय माना। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं, काव्यशास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य का मर्म में सामने आईं। द्विवेदी जी का महत्व साहित्य के मूल्यों को बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में है। अब मार्क्सवादी आलोचना पर आ जाते हैं। सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने साहित्य के युगानुकूल नए उद्देश्य स्पष्ट किए। इस प्रकार हिंदी में प्रगतिशीलता का नया दौर शुरू हुआ और उसके अनुसार आलोचना के क्षेत्र में भी नई मान्यताएं प्रकट होने लगीं। इस अवधि के साहित्य पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रमुख प्रभाव रहा। सिद्धांतवादी आलोचकों ने भी मार्क्सवाद को आधार बनाया। मार्क्स के जीवन दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्वों का संघर्ष होता रहता है। उस संघर्ष के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों, उनकी शक्तियों और अस्तित्वों का लगातार विकास होता रहता है। इसी को मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी नाम से भी जाना जाता है, जो कि संघर्ष के रूप में सामने आता है। विभिन्न संघर्ष बताए हैं उन्होंने। मार्क्स का मानना था कि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा इन दो विरोधी शक्तियों के बीच द्वंद्व चल रहा है। मार्क्सवादी दर्शन का प्रमुख उद्देश्य जनता के भौतिक अभावों और दरिद्रता को दूर कर समाज में समानता लाना है। इसलिए मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले साहित्यकारों ने कला को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए शोषित और
पीड़ित मानव को अपने साहित्य का आलंबन बनाया। प्रगतिशील साहित्यकार पूंजीवादी संस्कृति के विरोध और जनवादी संस्कृति के निर्माण की कामना लेकर आगे बढ़े, जिससे श्रमिक क्रांति के भावों को मजबूती मिली। विश्व बंधुत्व, नारी समानता, स्वतंत्रता तथा बौद्धिकता की भावनाओं को बल मिला। सामाजिक यथार्थवाद और मानवतावाद के आदर्श को लेकर चलने वाले इस प्रगतिशील साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलंकार गौण हो गए, जिससे प्रगतिवादी काव्य सरल हुआ। नए नए सरल छंद इसकी विशेषता बन गए। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रणी रहे हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1937 ईस्वी के विशाल भारत में सबसे पहले भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें प्रगतिशील साहित्य के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया। उनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है जो न केवल संसार को स्पष्ट करती है बल्कि उसे परिवर्तित करने में भी बराबर लगी रहती है। वे प्रगतिशीलता को वर्ग गुट, देशकाल, पार्टी आदि की सीमाओं से आंकना उचित नहीं समझते थे। जो साहित्य जीवन के यथार्थ की गहराई और कलात्मक सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित करता है वही प्रगतिशील साहित्य है। उनका मानना था कि प्रगतिशील कभी जरूरी नहीं कि मार्क्सवादी ही हो, वह गांधीवादी भी हो सकता है। शिवदान सिंह चौहान का मानना था कि प्रगतिशील कभी जरूरी नहीं कि मार्क्सवादी ही हो, वह गांधीवादी भी हो सकता है। आलोचना के सिद्धांत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनके दोनों ग्रंथ, याद करिएगा, याद रखिएगा। आलोचना के सिद्धांत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी मुख्य रचनाएं हैं। चौहान जी हंस और आलोचना पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। उनके आरंभिक निबंध प्रगतिवाद 1946 ईस्वी में संकलित हैं। उनके आलोचनात्मक निबंधों में 3 संकलन, साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान प्रमुख हैं, जिनमें प्रमुख समीक्षाएं और सैद्धांतिक निबंध भी हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के विवेचन के साथ हिंदी साहित्य की पुरानी परंपरा और समसामयिक साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया। उनकी आलोचना सुबोधता, सरलता और शालीनता के गुणों से युक्त है। उनके 3 प्रमुख निबंध संकलन हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1952, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953, साहित्य धारा 1956। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावादी काव्य और उसमें विशेषकर निराला के साहित्य की व्याख्या से आलोचना कार्य आरंभ किया। रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद पर भी कार्य किया और इनका आलोचना कार्य उस पर महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और निराला की साहित्य साधना 1968 इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांतों का कोरा सैद्धांतिक प्रतिपादन ही नहीं किया, वरन मार्क्सवादी दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य की परंपरा की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इतना ही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी विश्लेषण किया। आदिकाव्य साहित्य के स्थायी मूल्यों की समस्या, कालिदास तथा भवभूति की करुणा उनकी उल्लेखनीय आलोचनाएं हैं। शुक्ल जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि व्यापक और सजग दृष्टि। अपने समय के हर साहित्यिक विवाद की तरफ उनका ध्यान जाता था और वे अपनी राय भी देते थे। जितनी लगन से वे प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे, उतना ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। तभी तो काव्य के अतिरिक्त अपने समय के गद्य साहित्य की सभी पद्धतियां और प्रवृत्तियों को समझ लेना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा पर बातचीत करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के सिद्धांत के अनुसार काव्य सृजन के कवि के सामाजिक दायित्व का परिणाम नहीं, वरन उसकी प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित हैं। काव्य के पात्र, वर्ण, विषय, शैली आदि सभी वस्तुओं पर दमित इच्छाएं अथवा प्रभुत्व की कामना और जीवन रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति ही कलाकृति के स्वरूप का निर्धारण करती है। इस तरह मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी गई। अतः रचना को ठीक ठीक समझने के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना आवश्यक समझा गया। दरअसल पश्चिमी आलोचक फ्राइड, एडलर और युंग ने साहित्य प्रेरणा के 3 सिद्धांतों की चर्चा की: काम वासना, प्रभुत्व की कामना और जीवित रहने की इच्छा।
ये तीनों की जो फ्राइड थे उनकी काम वासना, जो दमित इच्छाएं थी उन पर था, एडलर की प्रभुत्व की कामना थी और युंग की जीवित रहने की इच्छा के आधार पर चर्चा की गई है इन्होंने। इन सिद्धांतों ने पश्चिमी जगत में तहलका मचा दिया। इसने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। हिंदी में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और पंडित इलाचंद्र जोशी के उपन्यास इसी विचारधारा से प्रभावित हैं। यूँ तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा शैली के दर्शन शुक्ल जी से लेकर परवर्ती काल के सभी आलोचकों में होते हैं, पर मनोविश्लेषणात्मक शैली की समालोचना हिंदी में कम है। नगेंद्र जी ने मनोविश्लेषणवादी साहित्यिक सिद्धांतों के आधार पर हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत मूल्यांकन भी किया है, लेकिन वे मूलतः नूतन रसवादी हैं। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञे, इलाचंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने विशेषता एडलर प्रभुत्व कामना को अपनाया है। याद रखिएगा किसकी जो एडलर के द्वारा प्रभावित थे वो अज्ञे थे, जो कि प्रभुत्व कामना के आधार पर जो व्याख्या थी, मनोविश्लेषणवादी व्याख्या जो प्रभुत्व कामना के आधार पर थी एडलर की, उसको अपनाया था। इनका समन्वित रूप से ही उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने अपने त्रिशंकु नामक निबंध संग्रह में प्रभुत्व कामना और क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। त्रिशंकु नामक निबंध में अज्ञे जी ने त्रिशंकु के निबंध कला का स्वभाव और उद्देश्य में लिखा है, हमारे कल्पित प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है, उसे एक नई उपयोगिता सिखाई है। पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला चेष्टा ऐसा ही विद्रोह रही होगी। एक बार और पढ़िए। हमारे कल्पित प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है, उसे एक नई उपयोगिता सिखाई है। पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला चेष्टा ऐसा ही विद्रोह रही होगी। उल्लेखनीय है कि मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ साथ अज्ञे जी ने बाद में नई समीक्षा का सूत्रपात किया है। ये भी याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ साथ अज्ञे ने नई समीक्षा का सूत्रपात किया। नई समीक्षा आगे पढ़ेंगे हम। पंडित इलाचंद्र जोशी जी के कला विवेचन में भी फ्राइड और एडलर के सिद्धांतों का उपयोग हुआ है। जोशी जी ने काव्य का चरम लक्ष्य सौंदर्य माना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य जो उन्होंने मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है ऐसा उन्होंने बोला है, ऐसे ही जोशी जी ने कहा है काव्य का चरम लक्ष्य सौंदर्य, जिसमें मंगल भावना भी निहित है। वे मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का उद्देश्य एक अध्ययन करना मानते हैं कि किस कलाकार के व्यक्तित्व में स्वस्थ साहित्य सृजन की कितनी क्षमता है और कैसे है। इस तरह जोशी जी ने सामंजस्य के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। काव्य का उद्देश्य वे जीवनी शक्ति प्रदान करना मानते हैं, इसलिए छायावाद की विलासिता और पलायनवादी प्रवृत्ति के तथा प्रगतिवादी के मग्न यथार्थ के घोर विरोधी रहे हैं। जोशी जी ने साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, विवेचना, साहित्य संतरण 1953 ईस्वी, विश्लेषण और साहित्य चिंतन 1955 ईस्वी में संग्रहित निबंधों में मनोविश्लेषण को प्रमुखता दी है। इनके ग्रंथ एक बार और पढ़ लेते हैं। साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, साहित्य संतरण 1953, विश्लेषण 1954, साहित्य चिंतन 1955। संग्रहित निबंधों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता दी है। अब नई समीक्षा देख लेते हैं। 1950 के बाद हिंदी आलोचना का विकास नए संदर्भों में नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सही दिशा में अग्रसर हुआ। नई आलोचना से पूर्व किसी कृति को आंकने और परखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे वे मुख्यतः आलोचना के अपने मानदंड के आधार पर थे, किंतु नई आलोचना में कृति को ही आधार बनाया गया। अतः प्रचलित पद्धतियाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, नई आलोचना जो थी उसमें केवल कृति को आधार बनाया गया था। पहले कहते थे कि शास्त्रीय जो काव्य शास्त्रीय अध्ययन है उसके आधार पर करें, फिर ऐतिहासिक के आधार पर करें, फिर जो कवि है उसके समय काल परिस्थिति के आधार पर समीक्षा करें, उसके बारे में जानें। लेकिन नई समीक्षा जो है, नई आलोचना जो है वो कृति के आधार ही बनाया गया, उसको ये याद रखिएगा। अतः प्रचलित पद्धतियाँ जैसे रसवादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी स्वतः धूमिल पड़ गईं। हालांकि नई पद्धति भी पश्चिम से ही ली गई, जहाँ रैनसम, रॉबर्ट पन वॉरेन,
ब्लैकमर और टेट आदि लेखक इस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे थे। नई आलोचना में रचना की संगति पर विशेष ध्यान दिया गया। रचना के ताने बाने और उसके रचाव के साथ साथ उसकी मूल्यगत प्रासंगिकता को भी मद्देनज़र रखा गया। इससे आलोचना कृति की तह तक पहुंच सकी। व्यक्ति स्वातंत्र्य के सिद्धांतों को लेकर साहित्य की जो धारा इस काल में विकसित हुई और जिन मूल्यांकन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, उन्हें इस वर्ग में रखा गया। उसे नई कविता या नवलेखन के वजन पर नई आलोचना नाम दिया गया। इस वर्ग के आलोचकों ने व्यक्ति स्वातंत्र्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य स्वीकार कर साहित्य की नई मर्यादाओं की स्थापना की। उनका मानना है कि सामाजिकता ने व्यक्ति की चेतना को कुंठित कर दिया। अपनी कमजोरी, अनुपयोगिता और लघुता के एहसास से वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य खोकर समूह और समाज का दास बन गया है। व्यक्ति को इस दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा करनी है, जो बौद्धिक जागरूकता से ही संभव है। यही साहित्य की नई मर्यादा है। मानवीय मूल्य, बौद्धिकता, आधुनिकता, क्षण के महत्व, सृजनात्मकता, विषय की उपेक्षा, काव्य का महत्व एवं कलाकार के अंतर्मन की परख आदि साहित्य मूल्यों के साथ ही नए समीक्षक ने काव्य में लय के प्रश्न को भी उठाया। हिंदी आलोचना में नई आलोचना के प्रयास अज्ञेय से शुरू हुए और इसे आज तक आलोचकों ने न केवल अपनाया बल्कि उसे नई दिशा और उसे नए आयाम भी दिए। अज्ञेय के अतिरिक्त जो अन्य आलोचक इस पद्धति से जुड़े, उनमें से कुछ प्रमुख की चर्चा हम इस प्रकार इकाई में कर रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने हिंदी आलोचना में नई कविता के आस्वाद और मूल्यांकन के लिए नया आधार तैयार किया। उन्होंने तीसरा सप्तक की भूमिका में कवियों की आलोचना को कर्म की ओर प्रवृत्त किया। तीसरा सप्तक में ये प्रश्न बन सकता है, कवियों की आलोचना को कर्म की ओर प्रवृत्त किया किसने किया? अज्ञेय ने किया और तीसरा सप्तक में किया, और नई आलोचना को उन्होंने आधार प्रदान किया। अज्ञेय ने अपनी कविता की व्याख्या के साथ ही अपने कुछ समकालीन कवियों की समीक्षाएं भी लिखी। इतना ही नहीं, काव्य तथा साहित्य संबंधी कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं भी की। आधुनिक हिंदी कविता के संकलन पुष्करिणी की भूमिका में उन्होंने आधुनिक कविता की विस्तृत आलोचना की है, वह उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने आरंभ में फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, किंतु बाद में आगे चलकर उसे छोड़ दिया। उनके परवर्ती विचारों के लिए आत्मनेपद 1960 और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने प्रयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों क्षेत्रों में प्रयोग को नया स्वरूप दिया। काव्य में उन्होंने प्रतीक के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अपनी आलोचना द्वारा नई कविता को प्रतिष्ठित करने के साथ ही उसके मूल्यांकन के प्रतिमान भी तय किए। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता में काफ़ी तेज और गहरी आलोचना दृष्टि रखने वाले कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध वे एक जागरूक रचनाकार थे। यूं तो वे मार्क्सवादी विचारधारा के थे। कायदे से उनकी गणना मार्क्सवादी आलोचकों में की जानी चाहिए, किंतु नई कविता के मूल्यांकन को लेकर वे पुराने प्रगतिवादी आलोचकों से अलग थे। उन्होंने आधुनिक लेखक की रचना प्रक्रिया की जटिलता का विश्लेषण किया। यह नई आलोचना की मुक्तिबोध की ही देन है, मुख्य देन है। यह नई आलोचना को मुक्तिबोध की मुख्य देन है। कौन सी? जो उन्होंने आधुनिक लेखक की रचना प्रक्रिया पर विश्लेषण किया है। एक साहित्यिक की डायरी 1964, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 उल्लेखनीय है। इनकी रचनाएं याद रखिएगा। नई एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। मुक्तिबोध ने व्यवहारिक समीक्षाएं भी लिखी हैं। कामायनी पुनर्विचार में कामायनी का उन्होंने इसी दृष्टि से विश्लेषण किया है। ये प्रश्न बन सकता है जब कठिन प्रश्न पत्र बनते हैं तो, कि कामायनी पुनर्विचार जो है उसमें किस प्रकार की समीक्षा है, तो व्यवहारिक समीक्षा है। गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता के शिल्प पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष पर भी विचार किया है। उनके आलोचनात्मक निबंधों का संकलन नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। कविता की आलोचना उन्होंने अस्वीकृति का नवोन्मेष नामक निबंध में लिखी। अस्वीकृति का नवोन्मेष
गिरिजा कुमार के आलोचनात्मक लेखों से आधुनिक भावबोध का वैज्ञानिक पक्ष उजागर होता है। शमशेर बहादुर सिंह ने हंस और नया साहित्य पत्रिकाओं में काफ़ी दिनों तक समकालीन कृतियों की समीक्षाएं लिखी, जिनका संकलन 2 आब, शमशेर बहादुर सिंह का आप सब याद रखिएगा, 1947 में 2 आब नामक एक संकलन, जो आलोचना संकलन था, वो प्रकाशित हुआ। इन समीक्षाओं में तार सप्तक की समीक्षा उल्लेखनीय है। मुक्तछंद निबंध में भी महत्वपूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। धर्मवीर भारती प्रयोगशील नई कविता के पक्षधर थे। उन्होंने नई कविता के मूल्यों को सैद्धांतिक स्तर पर स्थापित किया है। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं साहित्य और मानव मूल्य 1960 ईस्वी में और पश्यंती 1969 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा अति प्रयोगशील प्रपत्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रपत्यवाद को नकीनवाद भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह दृष्टिकोण नाम से प्रकाशित हुआ। दृष्टिकोण, इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ भी लिखा है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है, पूछा जाता है। नेमीचंद्र जैन ने कविता, उपन्यास, नाटक आदि सभी क्षेत्रों में आलोचनाएं लिखी हैं, किंतु कथा समीक्षा, नाट्य समीक्षा में उन्हें विशेष ख्याति मिली। अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी में पुस्तक में उन्होंने समकालीन उपन्यासों पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखी। इसी प्रकार रंग दर्शन में नाटक रंगमंच की विवेचना की गई है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने मानवीय संवेदना को साहित्य में सर्वोपरि माना है। उनकी नई कविता के प्रतिमान पुस्तक को नई कविता पर पहली आलोचना पुस्तक माना जाता है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है और कविता के नए प्रतिमान, ये आगे हम पढ़ेंगे, नामवर सिंह की है, याद रखिएगा। उपर्युक्त सभी कवि आलोचक थे, लेकिन इस दौर में कुछ शुद्ध आलोचक भी हैं जिन्होंने नए साहित्य के भावबोध और भाषा संवेदना की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसमें नामवर सिंह, डॉक्टर रघुवंश और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। नामवर सिंह की आलोचना समाजवादी जीवन दृष्टि और नई कविता के भावबोध को लेकर चली है, इसलिए उन्हें प्रगतिवादी आलोचकों में भी गिना जाता है और नए आलोचकों में भी गिना जाता है। प्रश्न बनता है कि प्रगतिवादी आलोचक और नए आलोचक जो संगम है वो कौन है, तो नामवर सिंह का नाम ले सकते हैं वहाँ पे। उन्होंने नई कविता को सहानुभूति से परखा। नामवर सिंह की पुस्तक छायावाद 1954 ईस्वी में छायावादी कविता के छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। विभिन्न अध्यायों के अधिकांश शीर्षक छायावादी कविता की पंक्तियों के टुकड़े हैं। प्रथम रश्मि, केवल में, जागो फिर एक बार आदि शीर्षकों से स्पष्ट है कि विवेचन में छायावादी काव्य वस्तु से सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुंचा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया। काव्य समीक्षा से हटकर साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में किया है। इसके अतिरिक्त इतिहास का नया दृष्टिकोण 1952 और हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार 1962 नामक निबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई है। इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने मूल्यांकन परक आलोचना और साहित्यिक इतिहास के बीच संबंध स्थापित किया है। इतना ही नहीं, नामवर सिंह जी ने कथा समीक्षा के स्तर को भी काव्य समीक्षा के स्तर तक उठाया है। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक कहानी नई कहानी 1964 ईस्वी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रघुवंश अपनी पुस्तक साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य में आधुनिक साहित्य के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी नवलेखन 1951, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचनाशीलता 1958 द्वारा नए साहित्य का विवेचन किया है और भाषिक विश्लेषण ही प्रस्तुत किया है। इन तमाम आलोचकों के साथ साथ कई अन्य आलोचक भी सक्रिय हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव,
रमेश कुंतल मेघ आदि इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचना में साहित्य को जांचने परखने के लिए मूल्य विकसित हुए हैं। विश्लेषण की नई प्रणाली बनी है, भाषा का विकास हुआ है। तो इस इकाई में हमने क्या पढ़ा है कि पाश्चात्य साहित्य को भी देखा है हमने, उसमें जो पत्र पत्रिकाएं थीं उस पर बातचीत हो गई है। 3 युगों में बांटा था हम लोगों ने जो आलोचना है, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्लोत्तर युग में समीक्षा की अनेक पद्धतियां अपनाई जाने लगी थीं। युगीन साहित्य को समझने के लिए आलोचना के पुराने मानदंड काफ़ी नहीं थे। इन पद्धतियों में प्रमुख थे स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक और नई आलोचना। इन्हीं सभी आलोचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। तो मित्रों, अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ हमने इसमें पढ़ा। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो भी महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं, नामवर सिंह, अज्ञे, विभिन्न आलोचकों के बारे में हमने पढ़ा और एक एक आलोचक पर हमने पूरी चर्चा की है। जितने उनके ग्रंथ थे उनके बारे में बात की है। तो आशा है आपको इससे सहायता मिलेगी, और अगर आपको सहायता मिले तो अवश्य बताइएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका।